हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम देखने वाले हैं आज 50 क्वेश्चन की सीरीज। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत उच्चतम है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में सर्वाधिक प्रतिशत में अनुसूचित जातियाँ पाई जाती हैं। अगला, पनिका जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? पनिका जनजाति किस? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो पनिका जनजाति हमारी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। पनिका के अलावा भील, सहरिया, भारिया, मरिया, मुड़िया, कमार, बैगा आदि जनजातियाँ मध्य प्रदेश की प्रमुख हैं। अगला, प्रोन्नति के मामले में आरक्षण लागू है लेकिन केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में। अगला, जनजातियों में युवा संगठन कहलाता है। तो जनजातियों में युवा संगठन कहलाता है डारमेट्री। डारमेट्री का हिंदी युवा गृह होगा। तो आइए देखते हैं। आदिवासी समाजों में कुछ समितियां एवं संगठन पाए जाते हैं जिनका कार्य युवकों और युवतियों को समाज में संस्कृति की शिक्षा दीक्षा करना तथा उन्हें वैवाहिक जीवन की आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करने और भावी जीवन के सभी पहलुओं की जानकारी देना होता है, जिन्हें हम युवा गृह कहते हैं। अगला, एक व्यक्ति जिसे वह स्वीकार नहीं करता, जिसकी सदस्यता वह चाहता है, जिसे उसका अपना समूह अस्वीकार कर देता है, वह कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति को सीमांत व्यक्ति कहते हैं। जब दो भिन्न एवं विशिष्ट सांस्कृतिक समूहों के सहभागी होने के कारण असामंजस्यता या मानसिक संघर्ष की स्थिति ग्रस्त व्यक्ति को सीमांत व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। ऐसे व्यक्तियों दोनों में से किसी एक समूह के प्रति निष्ठावान एवं समर्पित नहीं हो पाते हैं और न ही दोनों में से किसी एक समूह के व्यक्तियों जिनके साथ वह अपना तदाद स्थापित करते हैं वे उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते। अगला, जातिवाद का तात्पर्य है। जातिवाद का तात्पर्य अन्य जातियों के कल्याण के मूल्य पर अपनी जाति के कल्याण का प्रयास, अर्थात अपनी जाति के ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करना। तो के.एम. पडिक्कर ने अपनी पुस्तक हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स में लिखा कि अपनी जाति के प्रति प्रतिबद्धता ही जातिवाद कहलाती है। ऐसी प्रतिबद्धता देश और समाज के हितों की उपेक्षा करती है, अर्थात देश और समाज के बारे में चिंता नहीं करती। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो आइए देखते हैं। भूमिका ग्रहण। भूमिका ग्रहण का सिद्धांत किससे संबंधित हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भूमिका ग्रहण हमारा हो जाएगा जब कोई बालक अपनी माता के व्यवहार को प्रदर्शन स्वयं करने अर्थात उनका अनुकरण करना सीखता है। भूमिका निभाना हो जाएगा एक शिक्षक को छात्रों को पढ़ाना। किसी भूमिका का प्रदर्शन हो जाएगा जब शेक्सपियर की भूमिका का स्टेज पर या किसी अभिनेता का स्टेज पर प्रस्तुतिकरण करना। अगला, भूमिका निर्माण जब छात्र को अपने तरीके से पढ़ाना अर्थात उसके विकास के लिए अपने खुद के तरीकों का विकास करना। अगला, किसने भूमिकाओं को संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में वर्गीकृत किया है? तो एस.एफ. नॉडेल ने भूमिका को संबंधात्मक तथा गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में निरूपित करता है। नॉडेल ने लिंटन के वर्गीकरण को स्वीकार करते हुए दोनों की भूमिकाओं को 2 भागों में बांटा है, संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक। संबंधात्मक भूमिका ऐसे होते हैं जैसे पति पत्नी, माता और बच्चे आदि, जबकि गैर संबंधात्मक व्यक्ति में कोई ऐसी वो लागू नहीं होती, जैसे एक फकीर, साधु, कवि आदि जो अकेले रहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है? तो एक इंजीनियर का बनना एक अर्जित परिस्थिति होती है, जबकि जाति, चिकित्सक का पुत्र होना तथा भाई का होना एक प्रदत्त परिस्थिति है। अगला, अर्जित परिस्थिति अपनी योग्यताओं एवं प्रतिस्पर्धाओं तथा ज्ञान के ऊपर से निपुणताओं से प्राप्त की जाती है, इसलिए उसे अर्जित परिस्थिति कहते हैं। भूमिका संघर्ष में भूमिका प्रतिपादन के तरीकों का प्रतिपादन किसने किया? तो भूमिका संघर्ष में रोल कॉन्फ्लिक्ट की अवधारणा में भूमिका प्रतिपादन के तरीकों का प्रतिपादन आर.के. मर्टन ने किया। मर्टन कहते हैं भूमिका द्वंद्व बहुत अधिक मात्रा तथा सामाजिक संरचना में परिवर्तन या सामाजिक संरचना का कूट का परिचायक होता है। निम्नलिखित में से लिंटन ने सामाजिक परिस्थिति को प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में 2 रूपों में वर्गीकृत किया है। तो वह किस पुस्तक में किया? तो माइंड एंड कल्चर, पैटर्न्स ऑफ कल्चर, प्रिमिटिव कल्चर, द स्टडी ऑफ माइंड। रॉल्फ लिंटन ने द स्टडी ऑफ माइंड 1936 में सामाजिक परिस्थिति को प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति 2 भागों में विभाजित किया है। प्रदत्त परिस्थिति वह होती है जो हमें जन्म से प्राप्त होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति की श्रेणी में ऐसे परिस्थिति आते हैं जिनको हम अपनी ज्ञान और प्रतिभा के हिसाब से अर्जित करते हैं या प्राप्त करते हैं। अगला,
किसने सामाजिक गतिशीलता के पुनरुत्पादन में प्रवासी और प्रौद्योगिकी स्वरूपों का वर्गीकृत किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा J.F. कॉल। J.F. कॉल ने सामाजिक परिवर्तन के पुनरुत्पादन में प्रवासी एवं औद्योगिक स्वरूपों को वर्गीकृत किया है। अगला, नृजाति समूहन के सिद्धांत में नृजातीयता निहित है। प्रजाति भेद, धार्मिक विश्वासों में अंतर, भाषाई अंतर। तो इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। इंगर के अनुसार नृजाति समूह से बाहर लोग नृजाति समूह को धर्म, जात, प्रजाति, भाषा, उद्भव के उद्देश्य आदि के लिहाज से अपने इर्द गिर्द होने वाले एकदम अलग और भिन्न होते हैं, भिन्न मानते हैं। अगला, प्रजाति के बदले नृजाति समूह का प्रयोग का सुझाव किसने दिया है? तो हेक्सले ने यूनेस्को प्रजाति में भ्रामक अवधारणा दूर करने के लिए वैज्ञानिक मत प्रकट करने के विभिन्न मानव शास्त्रियों ने यूनेस्को सम्मेलन 1952 में आयोजित किया गया था। उसमें यह स्वीकार किया गया कि प्रजाति एक भ्रामक है जिसके फलस्वरूप दूसरे देशों पर अत्याचार या अमानवीय जुर्म किए जाते हैं। अतः प्रजाति शब्द अवैज्ञानिक है और अनिरर्थक है। हेक्सले और हेडर ने प्रजाति शब्द को भूतकाल और अनिश्चित भविष्य के लिए उपयुक्त ठहराया, किंतु वर्तमान के लिए उन्होंने नृजाति समूह या नृजाति शब्द का प्रयोग करने के लिए सुझाव दिया। निम्नलिखित में से किसे एक रंग त्वचा के वर्गीकरण के रूप में प्रदान नहीं किया जा सकता? श्वेत, पीत। तो श्वेत और पीत की बात करते हैं। अगला है लाल। तो यहाँ पे हम रेड की बात नहीं होती है। नृजाति समूहों के वर्गीकरण में रंग भेद में लाल की बात नहीं किया जाता है। श्वेत, पीत और काला की बात होता है। कॉकेसाइड प्रजाति की त्वचा का रंग श्वेत होता है, मंगोलायड प्रजाति की त्वचा का रंग पीला और निग्रोइड प्रजाति के रंग काला होता है। अगला, जाति और वर्ग के बीच में अंतर निम्नलिखित में से कौन सा एक वंतव्य सही है? तो जाति परंपरा रूप से बंध प्रकृति की होती है, परंतु वर्ग मुक्त प्रकृति का होता है। इसमें सही नहीं पूछा है। क्या नहीं? सही नहीं पूछा है। जाति की सदस्यता जीवन पर्यंत चलती है, परंतु वर्ग की सदस्यता जीवन पर्यंत नहीं चलती है। जातियों की उत्पत्ति वर्ण व्यवस्था से हुई, परंतु वर्गों की नहीं। जाति की वर्ग में अंतर्निहित होता है, परंतु वर्ग जाति में अंतर्निहित नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कई बार यह कहा जा सकता है भारत की जातियाँ वर्ग बन रही हैं। कुछ समाजशास्त्रियों ने यह भी कहा कि जाति एक बंद वर्ग है और वर्ग एक खुली जाति है। वास्तविक में प्रत्येक जाति में वर्ग होते हैं और इन वर्गों का संबंध सामान्य वर्गों से होता है। जैसे एक ब्राह्मण जाति व्यवस्था में शीर्ष होकर गरीब वर्ग का भी हो सकता है। इस दृष्टिकोण से जाति जहाँ वंशानुगत है वहीं वर्ग संरचनात्मक रूप में होती है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने पश्चिमी समाज में जाति के अध्ययन की अवधारणा का प्रयोग किया है? तो W.L. वार्नर ने कहा कि जाति व्यवस्था की विशेषता भारत के बाहर अनेक समाजों में भी प्रचलित है। ओलिवर कॉक्स ने इस विचार का खंडन किया कि उनके अनुसार जाति व्यवस्था केवल भारत की एक विशिष्ट संस्था है। अगला, कार्ल मार्क्स के अनुसार पृथक व्यक्ति वर्ग का निर्माण करते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स के अनुसार पृथक व्यक्ति वर्ग का निर्माण करते हैं, जबकि उत्पादक शक्तियों के साथ उनका एक जैसा संबंध हो, दूसरे वर्ग के साथ सामान्य लड़ाई लड़नी हो, वे राजनीतिक दल के सदस्यता ग्रहण कर लें, वे संयुक्त प्रयास द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करें। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। उत्पाद शक्तियों के उनका एक जैसा संबंध हो, अर्थात एक ही वर्ग के साथ जुड़े हों, तथा दूसरे वर्ग के साथ उनकी सामान्य लड़ाई हो, अर्थात अपने सामान्य हितों के लिए वो संघर्ष करें। अगला, कार्ल मार्क्स अपनी दास कैपिटल में वो वर्ग का वर्णन करते हुए कहा वर्ग प्रतिरोध होता है। उनके अनुसार वर्ग की अवधारणा निषेधात्मक। अपनी अन्य पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में मार्क्स ने वर्ग की परिभाषा इस प्रकार दी है: आर्थिक दशाएं आम जनता की कामगारों की श्रेणी में रख देती हैं तथा इस वर्ग के लिए पूंजीपति अपने प्रभुत्व के कारण काम करने एक जैसी स्थिति तथा हितों को उत्पन्न करते हैं। और इस तरह गरीब गुरबों का समूह जहां पूंजीपतियों के प्रति उनके संबंधों का सवाल होता है, वहीं पृथक वर्ग बन जाता है और मजबूती से इनका विरोध करता है। अगला, नीचे दिए वक्तव्यों में एक कथन ए तथा दूसरा आर है। कथन है जाति समुदाय। जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता, जाति का क्षेत्रीय आधार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कथन एवं कारण दोनों सही है, क्योंकि किसी भी जाति का एक क्षेत्र में नहीं पाए जाते, जातियाँ अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इसलिए जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता, जबकि समुदाय की प्रमुख विशेषता भौगोलिक स्थिति होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विवाह के प्रशस्त स्वरूपों का सही क्रम है? विवाह के प्रशस्त स्वरूपों का सही क्रम ब्रह्मदेव, आर्ष एवं प्रजापत्य
है। अगला, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था। तो वेस्टरमार्क परिवार का प्रारंभिक स्वरूप एक विवाह को मानते हैं। अगला, निम्नलिखित में से एक ही स्त्री से विवाह करना, यहाँ स्त्री नहीं स्त्री होगा, परंतु तलाक और पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो व्यवहार कहलाएगा। एकल विवाह, क्रमिक एकल विवाह, बहुभार्यता विवाह या क्रमिक बहुभार्यता विवाह। अर्थात यहाँ प्रश्न कह रहा है, जब कोई व्यक्ति एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है, अगर उसे दूसरी स्त्री से विवाह करना होता है तो वह तलाक या स्त्री के मृत्यु के पश्चात पुनर्विवाह करता है, तो उसे हम क्रमिक एकल विवाह कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिवार के संबंध में सही होता है? तो कूट से हमें चयन करना है। परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है, यह कथन हमारा सही है। और परिवार न्यूनतम पूर्ण एक सामाजिक इकाई है, जबकि परिवार केवल संस्था है, यह बात गलत है। परिवार केवल समिति है, यह बात गलत है, क्योंकि परिवार एक संस्था और समिति दोनों का कार्य करता है। 1 और 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंध प्राथमिक वैवाहिक नातेदारी का उदाहरण प्रस्तुत करता है? पति और पत्नी, पिता और पुत्र, माता और पुत्री, व्यक्ति और उसकी सास। तो पति और पत्नी, जब दो संबंधियों के बीच संयोजन एक अथवा अधिक वैवाहिक बंधनों के द्वारा स्थापित होता है तो उसे हम विवाह संबंधी कहेंगे। प्राथमिक वैवाहिक नातेदारी पति पत्नी होता है, जबकि व्यक्ति और उसकी सास एक द्वितीयक नातेदारी के अंतर्गत आएगा। अगला, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार लड़के की न्यूनतम आयु क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। क्या हो जाएगा? 21 वर्ष। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कि 18 वर्ष की आयु और वधू की आयु 15 वर्ष रखी गई थी, लेकिन 1998 में इसे संशोधन करने की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष तथा 18 वर्ष कर दी गई। तो यहाँ पे 1955 पूछा है, तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, ए राइट। लड़के की आयु न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी, और यहाँ ऑप्शन में गलत दिया है थोड़ा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दिए हुए कूटों का प्रयोग। तो परीक्षा विवाह हमारा कुकी जनजाति में पाई जाती है। हट विवाह हमारा बिरहोर जनजाति में, सेवा विवाह खस जनजाति में तथा परीक्षा विवाह गुजरात के भीलों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला, तो आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल। परीक्षा विवाह के अंतर्गत प्रेमी जोड़ों को विवाह के पूर्व साथ रहने की अनुमति होती है तथा संतुष्ट होने पर विवाह कर लेते हैं, और संतुष्ट नहीं होते तो विवाह नहीं होता। तो ऐसी प्रथा मणिपुर के कुकी जनजाति, झारखंड के भूमि जनजाति में इसे राजी खुशी विवाह कहते हैं। अगला, हट विवाह। ऐसे में लड़की किसी लड़के से विवाह करना चाहती है तो वह लड़के के घर जाती है और वहाँ हट या जोर ज़बरदस्ती से वहाँ पर रहती है तथा वह वर पक्ष की सेवा करती है, जिससे वह वहाँ शादी कर लेती है उसके बाद। ऐसी प्रथा हमारी झारखंड के बिरहोर जनजाति में तथा हो जनजाति में अनादर प्रथा इसे कहते हैं। सेवा विवाह में वर वधू के घर आकर वधू के माता पिता अर्थात अपने सास ससुर की सेवा करता है, और वधू मूल्य न चुकाने के कारण ऐसे विवाह प्रचलन में आया था। अगला, परीक्षा विवाह। जनजातियों में समय समय पर मेला, मड़ई, हटिया अवसर लड़कों पर प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें जनजाति इसे गोल गधेड़ों कहते हैं। गोल गधेड़ों में लड़कियां गोला बना लेती हैं तथा बांस या किसी ऊंचे स्थान पर गुड़ को बांध दिया जाता है। जो भी लड़का उन लड़कियों के गोले को पार करके उस गुड़ को पा लेता है तो उसे उस गोले में से किसी भी लड़की से विवाह करने की आज्ञा होती है। कार्ल मार्क्स ने परिवर्तन के सिद्धांत में निम्नलिखित किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है? तो कार्ल मार्क्स इनमें से प्रौद्योगिकी, ढंग, प्रविधियाँ और सांस्कृतिक विलंबना जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला, सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया है? तो सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत पीए सोरोकिन ने किया है। किसने? सोरोकिन ने। अगला, तो आइए थोड़ा डिटेल देखते हैं। चेतनात्मक अवस्था में भावात्मक अवस्था में या भावात्मक अवस्था से चेतनात्मक अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन को लाने वाली शक्ति को सोरोकिन ने अंतर्निहित अर्थात उनके अंदर व्याप्त शक्ति या अंतर्निहित सिद्धांत के आधार पर की है। अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि परिवर्तन होने के कारण परिवर्तन लाने वाली शक्ति स्वयं संस्कृति को अपनी प्रकृति में ही अंतर्निहित कर लेती है, अर्थात अपनी संस्कृति का भाग बना लेती है। परिवर्तन लाने वाली शक्तियाँ कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि संस्कृति के प्रकृति में क्रियाशील और आंतरिक शक्तियाँ ही होती हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों के अनुसार। तो यहाँ मानव प्राणियों का पुनर्उत्पादन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। मानव प्राणियों का पुनरुत्पादन मानव परिवार के एक सांस्कृतिक प्रकार के अंतर्गत आएगा। सांस्कृतिक हस्तांतरण परिवार का आर्थिक प्रकार है। श्रम का विभाजन परिवार का जैविक प्रकार है। और परिस्थिति राइट आंसर क्या था? सी। सी इसका राइट आंसर है। मानव प्राणियों का पुनरुत्पादन अर्थात परिवार का जैविक प्रकार, सांस्कृतिक हस्तांतरण परिवार का सांस्कृतिक प्रकार हो जाएगा तथा श्रम विभाजन परिवार का आर्थिक प्रकार और परिस्थिति प्रदान परिवार का सामाजिक परिस्थिति प्रदत्त ये हमारा सामाजिक प्रकार के अंतर्गत आएगा। अगला, विशेष विवाह अधिनियम 1954 हिंदू विवाह में एक प्राविधान को प्रभावित किया है। वह क्या है? अनुलोम विवाह, बहिर्विवाह, एक विवाह और अंतर विवाह। तो अंतर विवाह अर्थात एक ही जातियों में अपनी ही जातियों में विवाह को विशेष विवाह अधिनियम 1954 प्रभावित करता है। विशेष विवाह 1954 में इस बात को मान्यता देती है कि वह कोई भी व्यक्ति दूसरी जातियों में विवाह कर सकता है। अगला, नीचे दिए गए 2 वाक्य है अर्थात कथन एवं कारण दिया है जिससे देखना है हमें। आइए देखते हैं। अभिनव विकास कथन कहता है अभिनव विकास में संयुक्त परिवार पर निर्भरता कम कर देती है। नवोदित केंद्रीय परिवारों ने संयुक्त जीवन प्रणाली के चिन्ह पूर्णतः समाप्त कर दिए हैं। तो यहाँ पर कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति का समूह अपने भेदों या प्रच्छन्न विरोधियों के बावजूद मिलकर काम करते हैं कहलाती है सहयोग, प्रतिस्पर्धा, समायोजन या समझौता। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति आपसी विरोध होने के बावजूद भी समझौता के माध्यम से अपने कार्यों का निष्पादन करता है तो इसे समझौता कहते हैं। जैसे 2 दलों या 2 देशों के बीच आपसी मतभेद होने के कारण भी कुछ पक्षों को लेकर समझौता करते हैं ताकि संरचना अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं और अपनी लाभों की पूर्ति आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। अगला, मनोवैज्ञानिक अतिभार की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मनोवैज्ञानिक अतिभार की अवधारणा अत्यंत उत्तरदायी पूर्ण नौकरियों में व्यक्तियों का जीवन शैली से संबंधित है। अगला, इसका राइट आंसर नगरीय सामाजिक जीवन से है। प्रतियोगिता को शांत संघर्ष के रूप में किसके द्वारा वर्णित किया जाता है? कोजर, स्पेंसर, वेबर या फ्रेजर? तो मैक्स वेबर मानते हैं कि प्रतियोगिता अर्थात प्रतिस्पर्धा एक शांत संघर्ष है। अगला, अप्रकट प्रकार वे होते हैं जो न तो अभिष्ट होते हैं और न ही अभिज्ञात होते हैं। अप्रकट प्रकार ऐसी स्थिति तथा परिणाम को उत्पन्न करता है जिसमें विषय में उस प्रकार को करने वाले न ने कभी सोचा है न ही इच्छा रखता है। अप्रकट प्रकारों की प्रेरणा परिस्थिति एवं परिणाम कर्ता का जाना पहचाना नहीं होता। अप्रकट प्रकार के बड़े दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जिसकी वह इच्छा या कल्पना उस कर्ता को नहीं होती है। अगला, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकारों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवधारणा को आर.के. मर्टन प्रकारों की बात आर.के. मर्टन करते हैं। तो अगला, आप लोग वीडियो को यूज़ करके इसका विश्लेषण देख सकते हैं। नियोजित प्रकार सामाजिक परिवर्तन में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? तो नियोजित सामाजिक परिवर्तन में पूर्ण रूपेण एकीकृत समरूपेण संतुलित प्रभाव पैदा करता है, यह कथन गलत है। जबकि नियोजित सामाजिक परिवर्तन सामाजिक प्रक्रियाओं के स्वाभाविक प्रकटन में व्यवधान पैदा करता है, यह सही है। तथा नियोजित सामाजिक परिवर्तन अनिवार्यतः सदैव भौतिक विकास पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करता, यह भी कथन सही है। अगला, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह कथन सही नहीं है अर्थात गलत है। निम्नांकित अवधारणाओं में से किस एक का प्रयोग मिल्टन सिंगर और मैकिन मैरियट ने भारत में सामाजिक परिवर्तन के संबंधित अपने अध्ययनों में किया है? तो लघु एवं परंपरा एवं बृहत परंपरा का प्रयोग मैकिन मैरियट और मिल्टन सिंगर करते हैं। मिल्टन सिंगर और मैकिन मैरियट रेडफील्ड से प्रभावित होकर लघु एवं बृहत परंपरा के ग्रामीण अध्ययन में अपने प्रयोग करते हैं। अगला, नीचे दिए गए वक्तव्य जिसमें एक कथन है और दूसरा कारण है कहा गया है। तो आइए देखते हैं। कथन है गंदी बस्तियां बाल अपराध का कारण होती हैं। अगर गंदी बस्तियां न होती तो बाल अपराध नहीं होते। तो कथन हमारा सही है परंतु कारण गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला, किसने कहा है कि अपराध एक सामान्य घटना है प्रघटना है? तो अपराध एक समान प्रघटना है, इमाइल दुर्खीम मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो इमाइल दुर्खीम अपनी पुस्तक समाजशास्त्री पद्धति के नियम द सोशियोलॉजी रूल्स ऑफ मेथड में वो कहते हैं अपराध सामाजिक जीवन का एक अनिवार्य एवं सामान्य पक्ष है। वे कहते हैं अपराध प्रकार्यात्मक भी हो सकता है। उनके अनुसार अपराध केवल उस समय दुष्क्रियात्मक होता है जब इसकी दर
असाधारण रूप से ऊंची अर्थात बढ़ जाती है। कथन दिया है, आधुनिक समय में युवकों में मादक द्रव्य व्यसन बढ़ता जा रहा है। कारण है, बच्चों पर परिवार का नियंत्रण कम होता जा रहा है। यह कथन एवं कारण दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। अगला, सॉरी, यहाँ पे आंसर गलत है, यहाँ ऑप्शन ए होना चाहिए। धर्म की उत्पत्ति किसने शरीर आत्मा स्वतंत्र आत्मा की बात की है? धर्म की उत्पत्ति में शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा की बात ई.वी. टायलर करते हैं। अगला, ई.वी. टायलर अपनी पुस्तक प्रोमिटिव कल्चर में धर्म की उत्पत्ति को अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उन्होंने आत्मवाद के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार धर्म आत्मा का देहांतरण, मृत्यु, तथ्य एवं स्वप्न की प्रघटना के मन में विचार उत्पन्न के मृत्यु के बाद आत्मा देहांतरण और सोने के समय स्वतंत्र आत्माएं शरीर आत्मा के संपर्क स्थापित करती हैं, ऐसी भावनाओं से प्रेरित होता है। अगला, कथन एवं कारण दो कथन दिए हैं, देखते हैं। धर्म की प्रकृति दमनात्मक होती है। अगला, धर्म मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो कथन हमारा गलत है कि धर्म की प्रकृति दमनात्मक होती है। धर्म की प्रकृति समन्वयात्मक होती है और कारण हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि प्रकृति दमनात्मक नहीं होती, मनुष्य आध्यात्मिक, सामाजिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति अर्थात समन्वयात्मक होती है। धर्म बताता है समाज में किस प्रकार आचरण करना चाहिए, एक मानव को दूसरे मानव के साथ कैसे संबंध रखने चाहिए, परिवार के कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करना चाहिए, ये धर्म बताता है। अर्थात मीट का महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा से तात्पर्य है व्यक्ति के गैर सदस्यात्मक समूह से या व्यक्ति के केवल सदस्यात्मक समूह से, दोनों से। तो मीट की महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा व्यक्ति के गैर सदस्यात्मक समूह से तथा सदस्यात्मक समूह दोनों से संबंधित होता है। अगला, वैयक्तिक विघटन और सामाजिक परिवर्तन के संबंध में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो वैयक्तिक विघटन सामाजिक विघटन का कारण हो सकता है, कथन हमारा सही है। वैयक्तिक विघटन सामाजिक विघटन का परिणाम हो सकता है। वैयक्तिक विघटन के साथ वैकल्पिक विघटन का लेस मात्र संबंध नहीं होता है और सामाजिक विघटन के साथ वैयक्तिक विघटन का पारस्परिक संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। यह आपका वैयक्तिक विघटन और सामाजिक विघटन के संबंधों के बारे में नहीं बताता, जबकि वैयक्तिक विघटन सामाजिक विघटन का कारण हो सकता है, वैयक्तिक विघटन सामाजिक विघटन का परिणाम भी हो सकता है तथा सामाजिक विघटन के साथ वैयक्तिक विघटन का पारस्परिक संबंध भी होता है। जब वैयक्तिक विघटन होगा तो समाज का भी विघटन होता है। तो राइट नंबर बी, ऑप्शन बी सही, सी सही है। क्या है? यह कथन गलत है। अर्थात निम्नलिखित सामाजिक विलक्षण में कौन से हैं? मतैक्य का अभाव, जनगणना, संस्थाओं में द्वंद्व, सांस्कृतिक विजातीयता, सामाजिक मनोवृत्तीय निर्धनता। कूटों की सहायता से उत्तर का चयन करें। ऑप्शन नंबर 1 और 2, मतैक्य का अभाव तथा जनरूढ़ियों के संस्थाओं में द्वंद्व, ये सामाजिक विघटन के प्रमुख लक्षण हैं, जबकि सांस्कृतिक विजातीयता सामाजिक विघटन का प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि जैसे भारत जैसे देशों में विभिन्न विजातीय लोग पाए जाते हैं। अपराध संबंधित विभेदक साहचर्य का सिद्धांत किया गया था वाटर रेकलेस ट्रैप्ट द्वारा, क्रेसी द्वारा, सडरलैंड द्वारा। तो अपराध का विभेदक साहचर्य का सर्वप्रथम प्रयोग टैफ्ट ने किया था, उसके बाद सदरलैंड करते हैं। तो इसलिए यहाँ दोनों दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अपराध के करणात्मक संबंधों में विभेदक साहचर्य का सिद्धांत का प्रतिपादन टैफ्ट ने कहा कि विधि के अतिलंघन के अनुकूलन परिभाषाओं, विधि के अतिलंघन में अनुकूलन परिभाषाओं की अधिकता के कारण मनुष्य अपराधी बनता है। अर्थात मनुष्य अपराधी बन बैठता है क्योंकि वह अनपराधी तौर तरीकों से दूर रहता है। अर्थात निम्नलिखित में से कौन एक घेट्टो के वर्णन में सर्वाधिक निकट है? पश्चिमी देशों में समाज में पाई जाने वाली बस्तियाँ, नगर का परिव्यक्त भाग, किसी जाति समूह द्वारा आबाद व गंदी बस्तियाँ जो जीवन के शेष भाग से पृथक हों, गंदी बस्ती निवास व प्रतिमान जो अस्तित्व में न हो। तो घेट्टो से हमारा संबंध किसी ऐसे जनजाति के समूह से होती है जो गंदी बस्तियों में रहते हैं, एक ही जाति के होते हैं। इस संबंध में लुईस बर्थ ने घेट्टो 1928 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द घेट्टो में उल्लेख किया है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक ने मलिन बस्तियों में रहने वाले आपराधिक क्रियाओं के लिए वसन विहीन अपराध की अवधारणा का प्रतिपादित किया है? तो यह टैफ्ट है। टैफ्ट कहते हैं कि जब उच्च वर्ग में व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला अपराध श्वेत पत्थर अपराध कहा जाता है, तो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों में किया जाने वाला अपराध वसन विहीन अपराध कहा जाना चाहिए। कई शल्य चिकित्सक अपने मरीज के शत्रु को उकसाने पर उस मरीज के पेट में कैंची छोड़ देते हैं, यह शल्य चिकित्सक का कृत्य कहलाएगा। जैसा कि आप लोग देखते हैं, फिल्मों में देखा करते होंगे, कई बार डॉक्टर
पेशेंट को उसके विरोधी के कहने पर जहर का इंजेक्शन दे देता है। तो ऐसी क्रियाएँ किस में रखी जा सकती हैं? बर्बर अपराध में, श्वेत वसन अपराध में, पाप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे अपराध को हम श्वेत वसन अपराध में, कहें कि डॉक्टर एक उच्च स्थिति पे रहता है जो पैसों के लालच में आकर ऐसा अपराध करता है जिसका किसी को पता नहीं चलता। तो ऐसे अपराधों को श्वेत वसन अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।